तो पिछली क्लास में हमने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन चालू कर दिया था। बेसिकली पहले तो टाइट्रेशन देखा था कि टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन हमने जो टाइट्रेशन का डर जो दिमाग में सेट हुआ था कि टाइट्रेशन कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ होती है, पता नहीं क्या होता है, वो सबको दूर करा था, काफ़ी हद तक दूर कर लिया था। कि टाइट्रेशन क्या था, एक सिंपल प्रोसीजर पढ़ा था हमने कि टाइट्रेशन आप शब्द को रिएक्शन से रिप्लेस कर दो और आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। खाली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको लगाना है। ठीक है, फिर हमने 2 टाइट्रेशन पढ़ी थी, एक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडीमेट्रिक तो सिंपल ही थी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की तरह ही थी, बस वो उसमें हमें क्या स्ट्रेंथ निकालना होता था किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन थोड़ी ठीक थी, 2 स्टेप का प्रोसीजर था, उसमें किसकी स्ट्रेंथ निकालना होता था, स्ट्रेंथ मतलब वही कंसंट्रेशन, किसका निकालना होता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसमें क्या करते थे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, हम क्या कर लेते थे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे, उसकी रिएक्शन करा देते थे आई माइनस के साथ। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आई माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, I2 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसी प्रोडक्ट में, डिपेंडिंग अपॉन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कौन सा लिया है। ठीक है, फिर I2 क्या था हमारा, फिर I2 हमारा दूसरी रिएक्शन में होता था, I2 प्लस हाइपो करके, और उसकी रिएक्शन होती थी, वो अपने को याद होती थी। हम फिर बेसिकली इसे कैसे करते थे, सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले कंसेप्ट से इसे सॉल्व करते थे। ठीक है, और सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट में हमारी मेन चीज़ क्या होती है, कॉमन सब्सटेंस होती है। हम क्या करते थे, जो हमारा कॉमन सब्सटेंस क्या है इसमें, I2 है। ठीक है, जो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है और दूसरी रिएक्शन का क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये I2 इस रिएक्शन का क्या है, मतलब कॉमन सब्सटेंस है, हमारा कॉमन सब्सटेंस है, तो इससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसका क्या देख लेते थे, हमें पता था होता था कि क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, अगर लिखा हो चाहे ना कुछ ना लिखा हो। ठीक है, अगर कुछ ना गिवन हो चाहे गिवन हो, हमें क्या मानना है कि I2 के जितने मोल पहली रिएक्शन में बने उतनी दूसरे में क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। ठीक है, और एन फैक्टर हमने दोनों में निकाला था, दोनों में एन फैक्टर, यहाँ तो आयोडीन था और दोनों का एन फैक्टर हमने निकाल के देखा। ऐसा नहीं कि आयोडीन नहीं है तो कॉमन सब्सटेंस तो हो गई, लेकिन एन फैक्टर का अलग अलग हो सकता है। हमने एन फैक्टर निकाल के देखा, दोनों ही केस में क्या एन फैक्टर हमारा सेम आया था, दोनों ही रिएक्शन में। ठीक है, एन फैक्टर सेम आया था, क्योंकि एन फैक्टर हमने इसलिए निकाल के देखा क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम ऊपर वाली रिएक्शन के अलग लगा सकते हैं और नीचे वाली के अलग लगा सकते हैं। लेकिन अगर I2 के मोल्स और एन फैक्टर दोनों ही रिएक्शन में सेम हो गए, यानी कि उसका इक्विवेलेंट्स भी सेम हो गए, इक्विवेलेंट सेम हो गए, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के लिए लगा सकते हैं। लेकिन हमारा इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हाइपो का डेटा गिवन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछा होता है, तो हम क्या कर देते हैं, क्योंकि आयोडीन के जितने मोल इसमें प्रोड्यूस हुए उतने इसमें कंज्यूम हुए और दोनों का इनफैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को किसके इक्वेट कर देते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो के इक्वेट कर देते हैं। ऐसा करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करते थे। ठीक है, तो अब ये तो हुई हमारी नॉर्मल चीज। ठीक है, ठीक है, अब लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार ऐसा होगा कि हमारा आयोडोमेट्रिक टाइप की रिएक्शन ना दियो, कोई और रिएक्शन दे दियो, मतलब हो ऐसी ही सीक्वेंशियल रिएक्शन की तरह ही, उसमें जो कॉमन सब्सटेंस हो वो कुछ अलग हो, या हो सकता है आयोडीन ही हो, लेकिन रिएक्शन कुछ अलट पलट कर दी हो। ठीक है, तो और उनमें क्या आ रहा हो, एन फैक्टर अलग अलग आ रहा हो दोनों रिएक्शन का, इसलिए मैंने बोला था कि एन फैक्टर निकालना सीखो, क्योंकि मॉडिफाई हो सकता है और दोनों रिएक्शन में आपका कॉमन सब्सटेंस का एन फैक्टर अलग अलग आ रहा हो, तो आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे दो रिएक्शन के लिए नहीं लगा सकते, फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, ये चीज नहीं कर पाओगे अगर इनका इन फैक्टर अलग अलग आ गया। या फिर और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन चलो उस पर बाद में बात करते हैं। अभी समझो कि मान लो इन फैक्टर सेम नहीं है, ठीक है, जो कॉमनली हमारा हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे प्रीवियस ईयर में भर भर के आ चुके हैं, लेकिन एक फ्यूचर ईयर क्वेश्चन और कुछ एक दोबारा अच्छा एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, जिसमें आपकी ऐसी ही रिएक्शन दी होती है, कॉमन सब्सटेंस होता है, लेकिन एन फैक्टर दोनों का सेम नहीं होता। उसमें क्या करना होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। अब देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम नोट करके लिखते हैं अच्छे से। क्या नोट करते हैं, करो नोट। मान लो हमारी इस टाइप की सीक्वेंशियल रिएक्शन का ही मैं एग्जांपल लूँ, हमारी है एक रिएक्शन ए चेंजिंग इनटू बी। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन क्या है, बी चेंजिंग इनटू सी। वही सीक्वेंशियल रिएक्शन है, हमारे एक कॉमन सब्सटेंस, इसमें कॉमन सब्सटेंस क्या है, बी है, और हमारे को क्या दिया हुआ है, सी का डेटा गिवन है, ए का पूछा हुआ है। तो अगर हमारे बी के हमने तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि बी के जितने मोल प्रोड्यूस हुए पहली रिएक्शन में उतने दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो गए। अब हमने बी का क्या करेंगे, एन फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, बी का एन फैक्टर चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि बी हमारा कॉमन सब्सटेंस है।
ठीक है, तो इसी से पता चलेगा कि अगर एन फैक्टर सेम है तो मोल्स तो हम बाय डिफॉल्ट सेम ही मानते हैं अगर कुछ ना दिया हो। ठीक है, कि मोल्स तो इतने ही प्रोड्यूस हुए वही कंज्यूम हो गए। ठीक है, तो एन फैक्टर सेम तो इक्विवेलेंट सेम तो हम इक्विवेलेंट्स ऑफ सी को इक्विवेलेंट्स ऑफ ए के इक्वेट करके सीधा हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम है, चेक करो एन फैक्टर। इफ एन फैक्टर ऑफ बी in both reactions is same, अगर n फैक्टर ऑफ बी दोनों रिएक्शन में सेम होगा तो क्या करोगे, तो अपना काम हो गया ना, n फैक्टर सेम तो इक्विवेलेंट सेम तो आप सिंपली क्या कर दोगे, जो अब तक आयोडोमेट्रिक में कर रहे थे आप कर दोगे कि इक्विवेलेंट ऑफ ए को आप इक्विवेलेंट ऑफ सी के इक्वल रख के इक्वेट कर दोगे। ठीक है, आपको सी का डेटा गिवन होगा और ए का डेटा मान लो पूछा है, तो आप सिंपली आराम से निकाल दोगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एन फैक्टर डिफरेंट हुआ तब क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, तो सेम था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब तो बात वही है अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे। डिफरेंट में देखते हैं, नोट करते जाओ। ठीक है, अगर एन फैक्टर ऑफ बी इन बोथ रिएक्शंस इज डिफरेंट, तो अब क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एन फैक्टर ऑफ बी अलग अलग है तो हम इतना तो बता ही सकते हैं अभी भी कि अगर कुछ नहीं बोला तो हम ये तो मानेंगे कि जितने मोल पहली रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए उतने ही दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो गए। ये बात तो अभी भी ठीक है, मतलब दोनों रिएक्शन में मोल्स ऑफ बी तो सेम है। ठीक है, और दूसरा हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऊपर वाली रिएक्शन के लिए तो अलग लगा सकते हो, नीचे वाली के लिए अलग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमें तो जब दोनों रिएक्शन के लिए लगाना था, दोनों रिएक्शन एक दो रिएक्शन के बीच में लगाना था, तब हमें ये एन फैक्टर वाली बात चेक करने वाली बात आती थी। नहीं तो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमेशा वैलिड है और नीचे वाली के लिए भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमेशा वैलिड है, तो हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। ठीक है, मान लो हमें सी का डेटा गिवन है और ए का पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे, गिवन डेटा से पहले सेकंड रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, फिर फर्स्ट रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले नाउ आप सेकेंड रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओगे, मतलब जिसमें भी गिवन डेटा होगा। बेसिकली आप क्या करोगे, दोनों रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओगे, एक दूसरी रिएक्शन में और एक पहली रिएक्शन में। पहले इक्विवेलेंट दूसरी रिएक्शन में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ बी इन सेकेंड रिएक्शन इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट ऑफ सी के बराबर। यही था, अगर आपको सी का डेटा गिवन है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, बी के मोल्स निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हमें एन फैक्टर तो पता ही होगा बी का सेकेंड रिएक्शन में, तभी तो हमने बताया कि एन फैक्टर बी का अलग है सेकेंडरी दोनों रिएक्शन में। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, इक्विवेलेंट होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो यहाँ से वी विल फाइंड मोल्स ऑफ बी। और इतना तो हम बोल सकते हैं कि अगर मोल्स ऑफ बी आ गए तो जितना मोल्स ऑफ बी सेकंड रिएक्शन में यूटिलाइज हुआ होगा उतना ही फर्स्ट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ होगा। तो मोल्स हमें इसका भी पता है कि मोल्स ऑफ बी फर्स्ट रिएक्शन में जितने उतने ही सेकंड रिएक्शन में। एन फैक्टर ऑफ बी हमें फर्स्ट रिएक्शन में भी पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ बी आ गए हमारे। और इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाने से हमें ऊपर वाली रिएक्शन में कौन रोक रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ बी को इक्विवेलेंट ऑफ ए के इक्वेट कर दो। सिंपल, मतलब दो सेपरेट रिएक्शन में आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्विवेलेंट ऑफ ए, वही एक ही बात है, इक्विवेलेंट ऑफ ए को आप किसके इक्वेट कर दोगे, इक्विवेलेंट ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, और फर्स्ट रिएक्शन में जो बी है उसका मोल्स तो कितने यूटिलाइज हुए होंगे, जो ये है, जो ये वाले मोल्स है यही तो यूटिलाइज हुए होंगे, जो मोल्स निकल के आए, क्योंकि जितने प्रोड्यूस हो रहे थे वही बने होंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट मान के ही चलते हैं। अगर कुछ बोलेगा तो और सेकंड मॉडिफिकेशन हो जाएगा। सेकंड मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा कि आपको जैसे कि मान लो आयोडोमेट्रिक वाला ही क्वेश्चन दिया होता, आयोडोमेट्रिक वाला ही क्वेश्चन दिया होता, कौन सा वाला क्वेश्चन था देखो, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया होता, लेकिन
क्या करता कि अभी तो हमने यहाँ से यहाँ मोल्स क्या माने, सेम माने। अब इसमें एन फैक्टर तो भले ही सेम है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि पहली रिएक्शन में जितने मोल्स प्रोड्यूस हुए उसके खाली हाफ ही मोल्स सेकेंड रिएक्शन में यूटिलाइज हुए, तो क्या इक्विवेलेंट दोनों I2 के दोनों रिएक्शन में अलग अलग आ जाते हैं? बोलो। अगर इन दोनों रिएक्शन में मोल्स ऑफ I2 सेम था और एन फैक्टर सेम था, यही तो, मोल्स ऑफ I2 सेम था, एन फैक्टर सेम था, तभी तो इक्विवेलेंट सेम आए और तभी हमने ये वाला लगाया। अगर इक्विवेलेंट सेम नहीं आए, हमने मोल्स को ही अलग कर लिया, तो एन फैक्टर सेम होने के बाद भी हमारा क्या, इक्विवेलेंट सेम नहीं होने के, तो इक्विवेलेंट सेम नहीं होने के तो हम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के इक्वेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जैसे एग्जामिनर होगा तो एक क्वेश्चन देगा, इसी में आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, या फिर और पागल हो गया एग्जामिनर, मतलब एकदम पागल ही हो गया कि मतलब उसे एक ही क्वेश्चन गलत ही कराना है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन को गलत करा के ही रहेंगे। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो आपको देगा इस टाइप का देगा जिसमें एन फैक्टर डिफरेंट, और क्या बोल देगा कि जितने मोल्स बी के प्रोड्यूस हुए उसके 60% यूटिलाइज हुए सेकेंड रिएक्शन में, मतलब इक्विवेलेंट में आपका जो मोल्स वाला टर्म है वो भी अलग हो जाएगी बी की, और एन फैक्टर भी अलग, तो भी क्या आपको इक्विवेलेंट लगाना पड़ेगा आपको, बस लगाना तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना दोनों रिएक्शन में। अब वो कुछ भी खेल खेलता रहे, मोल्स बदल दे, एन फैक्टर बदल दे, दोनों बदल दे, एक बदल दे, ना बदले, लेकिन आपको उस हिसाब से डेटा देगा ना, तो जिस हिसाब से डेटा देता देता जाए उस हिसाब से लिखते जाओ, आंसर आता जाएगा। बताओ, कंसेप्ट तो यही है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है आपको दोनों रिएक्शन के लिए। अगर आपको पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन में कोई कॉमन चीज मिल रही है जिसका एन फैक्टर मोल सेम है, तो आप पहली रिएक्शन दोनों रिएक्शन के किसी भी सब्सटेंस के बीच आप इक्विवेलेंस इक्वेट कर सकते हो, वरना आपको जैसा डेटा है वैसे करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं कि जितने मोल प्रोड्यूस हुए उतने यूटिलाइज हुए, ये बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं, बाकी चीज देख देख के करनी पड़ेगी, एन फैक्टर वगैरह। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, और दिक्कत क्या आती है पता है, दिक्कत ये आती है कि जो लोग हमें टाइट्रेशन से डराते हैं, जो टीचर ऐसा करते हैं, ठीक है, कई अच्छे टीचर होते हैं, बहुत टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको खुद नॉलेज नहीं हो, क्या करते हैं वो टाइट्रेशन से डर, एक तो टाइट्रेशन से उन्हें खुद ही क्लियर नहीं होती, तो वो क्या डरा देते हैं टाइट्रेशन से कि एक तो वो दूसरा वाला केस पढ़ाते ही नहीं, ठीक है, ये नीचे वाला केस तो पढ़ाते ही नहीं कि एन फैक्टर डिफरेंट है। ठीक है, तो और दिक्कत, और क्या दिक्कत दूसरी, दूसरी बोल देंगे कि जब भी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन आए तो ऐसे बॉक्स में डब्बा बंद करवा देंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के इक्वेट कर देना। ठीक है भाई, ठीक है, और कैसे पहचानना हाई आयोडोमेट्रिक का क्वेश्चन, ठीक है, एक तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के इक्वेट कर देना, और हाइपो वाला क्वेश्चन या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, आयोडोमेट्रिक वाला क्वेश्चन आप पहचानना जहां भी आपको I2, जिस भी आपको क्वेश्चन में I2 और हाइपो दिख जाए, आपका वो आयोडोमेट्रिक वाला क्वेश्चन होगा, और आयोडोमेट्रिक वाले क्वेश्चन में ये लगा देना, तो निपट जाओगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, फिर गया, खत्म, गुड बाय, टाटा। करो इसे। करो, कर सकते हो तुम लोग। देखो करते हैं, क्या दिया है, देखो 10 मोल पोटेशियम ऑक्सलेट सोल्यूशन इज मिक्स विद एक्सेस
KiO3 solution. The evolved I2 requires 20 ml 0.5 molar hypo solution for complete titration. Determine molarity of K2C2O4 solution. ठीक है, हमसे ये कह रहा है तो हम क्या कर लें, सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख दो। सबसे पहले तो जो रिएक्शन आपको दी हुई है वो लिख दो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो K2C2O4 क्या कह रहा है, उसकी रिएक्शन किससे कराई है, KiO3 से कराई है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो हमें पता है ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर देगा, तो ये तो किसमें CO2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, और KiO3 को किस पे रिड्यूस कर दिया, I2 में। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये +3 से +4 गया, और ये आयोडीन +5 से 0 में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। दूसरी रिएक्शन क्या कह रहा है, फिर I2 की रिएक्शन करा दी हाइपो से, जो अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो I2 की रिएक्शन हो गई किससे, हाइपो, हाइपो क्या है अपना Na2H2O3। ठीक है, इससे रिएक्शन हुई तो क्या बना अपना, तो अपने को दिया। ठीक है, एक तो बना Na, ठीक है, और Na2S4O6, इसमें सल्फर कहाँ से गया, +2 से +2.5 में, और आयोडीन 0 से -1 में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अभी अपनी दोनों रिएक्शन हुई। अब अपने को जो डेटा है वो किसका दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है हमें हाइपो का डेटा दिया है, और पूछा किसका है, हमें पोटेशियम ऑक्सलेट का डेटा पूछा है। ठीक है, तो दो अलग अलग रिएक्शन में अगर हमें इसके बीच में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस निकालना है, तो क्या कॉमन चीज का आप एन फैक्टर देखो, और कॉमन चीज क्या है आपकी आयोडीन है, कॉमन सब्सटेंस आपका आयोडीन है, तो आयोडीन का एन फैक्टर चेक करो। बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि इवॉल्व, और कह भी रहा है बाय डिफॉल्ट भी मानना है, और कह भी रहा है कि इवॉल्व I2 यानी कि जितनी जो आयोडीन यहाँ से निकली, ठीक है, जो आयोडीन यहाँ पे बनी, ठीक है, उसको आपको हाइपो सोल्यूशन चाहिए फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के लिए उसे हाइपो सोल्यूशन चाहिए, तो यानी कि जितना निकला उतना ही यहाँ पे लगा होगा, यही आपको मान के चलना। ठीक है, कुछ ऐसी बात नहीं लग रही कि कितना कितना यूटिलाइज हो रहा है, तो हमें पूरा का पूरा ही मान के चलना है। ठीक है, तो अब एन फैक्टर निकालेंगे, ऊपर का एन फैक्टर, इसमें रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, निकालोगे, देखो इधर कितना, 0 से कितना 5 का, तो कितना 5 का चेंज हुआ, 5 का चेंज इंटू एटोमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर हो गया इस रिएक्शन में 10। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ एन फैक्टर निकालोगे तो आपका 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, मतलब 1 का चेंज है, और एटोमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, 1 का चेंज इंटू 2, आपका एन फैक्टर हो गया 2। मतलब एन फैक्टर अलग अलग है, मतलब इक्विवेलेंट अलग अलग है, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप दोनों रिएक्शन में आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं खेल सकते, तो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा, तो अलग अलग लगा दो। अलग अलग लगाते हैं, आप क्या करो, आप पहले आपको हाइपो का डेटा गिवन है ना, तो आप इनके बीच में लगा दो। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो। ठीक है, आप दोनों के इक्विवेलेंट्स को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, अब आयोडीन के इक्विवेलेंट कितने होंगे, ठीक है, आयोडीन का हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या, हमें एक चीज़ तो पता है, हमें क्या मोल्स निकालने हैं यहाँ से। ठीक है, तभी हम इसमें मोल्स रख पाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा वाला लगा है, मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो मोल्स हमने एन मान ली है, तो हमारा एन फैक्टर कितना है इस रिएक्शन में, 2 है। ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट हाइपो के, हाइपो का हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है, वॉल्यूम है। ठीक है, मोलैरिटी है 0.5, ठीक है 0.5 है, अगर मैं ml में रख लूँ तो क्या, मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट की जगह एमएल में रख के मैं मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर है, तो मोल्स आए। ठीक है, बेसिकली मेरे मोल्स की जगह भी क्या, मिली मोल्स आए, इंटू एन फैक्टर करूंगा, और एन फैक्टर कितना है, 2 से गया 2.5, 0.5 का चेंज इंटू एटोमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर हो गया 1। तो यहाँ से मेरे जो आयोडीन के क्या आ जाएंगे, ठीक है, मैंने एमएल में रखा था तो मिली मोल्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 5 मिली मोल आ गए मेरे पास, क्या 5 मिलीमोल आयोडीन इसमें यूटिलाइज हुई, मतलब यहाँ प्रोड्यूस भी 5 मिलीमोल होगी। तो आप क्या, पहली रिएक्शन के लिए क्या लगा दो, पहली रिएक्शन के लिए लगा दो आप, क्या यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप पहली रिएक्शन के लिए लगाओगे, नाउ फॉर रिएक्शन 1 आप लगा दो, क्या दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, किसके इक्विवेलेंट, एक तो आयोडीन के, एक तो आयोडीन के, और दूसरे हमारा जिसका पूछा है K2C2O4 के।
ठीक है। K2C2O4 ये मेरा डेटा ml वगैरह में है और मैंने निकाले भी मिली मोल है आयोडीन के, तो मैं मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2C2O4 कितने होगा, आपका ml, आपका वॉल्यूम दिया है ml में और आपका मोलैरिटी पूछा है, तो आप मोलैरिटी अगर मैं इसकी मान लूँ x, ठीक है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर निकाल सकते हैं, +3 से गया +4 में 1 का चेंज इंटू एटोमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। और आयोडीन के आपका क्या मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, तो मोल्स तो मेरे मिली मोल्स तो 5 है, तो 5 मिली मोल इंटू एन फैक्टर मेरे मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे, और एन फैक्टर कितना है इसमें आयोडीन का 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने मोलैरिटी निकाल ली तो कितनी आ गई 2.5 मोलर, तो 2.5 मोलर इज द आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एक बात बताओ मुझे कि अगर ऊपर वाली जो हमने क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मान लो आयोडीन का एन फैक्टर सेम भी होता दोनों रिएक्शन में, आयोडीन का एन फैक्टर सेम भी होता और इसी मेथड से कर देते, तब भी हमारा आंसर तो सेम आता, सही आता, आंसर तो सेम आता और सही आता, कोई दिक्कत नहीं होती। बेसिकली ये मेथड था आपका, किसी कभी भी लगा लो आप, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चाहो तो जो ऊपर वाला ये वाला मेथड है, ये एक तरीके से इसी का डेरिवेशन टाइप है, क्योंकि आपका इसमें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर आ गई, इसलिए आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो आप इसको अगर इन फैक्टर सेम भी होता तब भी इससे कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। ये वाला करो। मैंगनीज का चाहते हो एटॉमिक मास ले लेना, 55 ले लेना। ठीक है, एकदम ठीक। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन इट वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू KMnO4, मतलब थोड़ी कहानी से लिखी हुई है। आपका बेसिकली क्या लिखा है, MnCl2 को आपको आपकी ये रिएक्शन कराई गई है, ठीक है, और उसे किसे KMnO4 में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो और उस पहले रिएक्शन, इसको अपनी जितनी काम की बात है वो लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ी कहानी से लिखी गई है, इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, MnCl2 की रिएक्शन हुई किसके साथ, K2H2O8 के साथ, ठीक है। K2H2O8 इसमें सल्फर का आपको लग रहा होगा +7 में, लेकिन किसमें है, +6 में ही है, सल्फर +6 से +6 में ही बना हुआ है, ठीक है। +7 हो नहीं सकती है, बात हमने शुरू में ऑक्सीडेशन नंबर वाले के टाइम पे करी थी, ठीक है। और अब बेसिकली हमारा Mn जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, +2 से +7 में, ठीक है। तो अपनी मेन बात तो यही है कि Mn किस में चला गया, +2 से +7 में चला गया। फिर क्या कह रहा है, फिर हमारा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl वॉज एडिड टू दिस सोल्यूशन एंड जेंटली वार्म, हमने कुछ HCl डाल दिया, बेसिकली इस मीडियम को क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया, ठीक है। फर्दर क्या करा, ऑक्जेलिक एसिड को पोर्शन में डाला टिल द कलर ऑफ परमैंगनेट आयन डिसअपियर, ठीक है। परमैंगनेट आयन का जब तक कलर डिसअपियर ना हो जाए तब तक हमने ये करा। परमैंगनेट क्या है, MnO4 माइनस आयन, तो बेसिकली हमने क्या करा कि सोल्यूशन को कर दिया एसिडिक, और जो हमारा KMnO4 था उसकी रिएक्शन किससे कराई, ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड क्या है, K2C2O4, और मीडियम कैसे, HCl डाल के एसिडिक कर ही दिया है। तो एसिडिक मीडियम में हमारा जो KMnO4 है वो कैसे रिड्यूस होगा, हमारा किस पे रिड्यूस होता है, Mn2 प्लस पे,
Mn2+ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, प्लस H2C2O4 ऑक्सीलेट है, इसमें ऑक्सीलेट क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, ठीक है। हमने एन फैक्टर जब पढ़े थे सब्सटेंसेस की उसमें ये सब बातें करी थी, ठीक है। तो हमारी जो मेन काम था वो हो गया कि मैंगनीज पहले +2 से गया किस पे, +7 पे, फिर मैंगनीज अगली रिएक्शन में +7 से आ गया +2 और साथ ही साथ ऑक्सीलेट जो था वो प्लस उसका कार्बन +3 से +4 में चला गया, ठीक है। इतनी बात हमने पढ़ी, ठीक है। तो इतनी बात पढ़ी, हमें पता है कि कॉमन सब्सटेंस कौन सा है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है क्वांटिटी ऑफ MnCl2 पूछा है, मतलब MnCl2 के बारे में हमसे पूछ रहा है, और हमें दिया किसका डेटा है, हमें जो डेटा दिया है वो दिया है ऑक्सैलिक एसिड का डेटा दिया है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का मास वगैरह दिया, उसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम किससे करेंगे, कॉमन सब्सटेंस से करेंगे। कॉमन सब्सटेंस का क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दो अलग अलग रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना पड़ेगा तो पहले कॉमन सब्सटेंस के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल्स के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, तो हम तो मोल्स के लिए तो ये मानेंगे कि क्या, जितने मोल यहाँ प्रोड्यूस हुए उतने ही यहाँ यूटिलाइज हुए, ठीक है। तो हमें एन फैक्टर बेसिकली चेक करना पड़ेगा। और देखोगे तो इधर भी क्या +2 से किस पे जा रहा है, +7 पे जा रहा है, 5 का चेंज एटॉमिसिटी 1 मतलब इन फैक्टर 1, इधर 7 से 2 में जा रहा है, मतलब कितना 5 का चेंज एटॉमिसिटी 1 इन फैक्टर इधर भी 5। तो क्योंकि हमारा क्या, हम लिख सकते हैं सिंस एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन बोथ रिएक्शन इज सेम, हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ MnCl2 को किसके इक्वेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। बताओ क्या ये एकदम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जैसा हो गया, बताओ क्या एकदम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जैसा हो गया जैसा उसमें करते थे, लेकिन यहाँ पे सब्सटेंसेस अलग अलग हो गए, बस सब्सटेंसेस ही तो बदल दिए, वहाँ पे आयोडीन बनता था, यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन दे दी, बाकी चीज सेम है, एन फैक्टर भी सेम है, मोल्स वाला भी चीज है, हमारा सीधा डायरेक्ट वो भी आ गया, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना। अब याद कर लिया खाली आयोडोमेट्रिक में ऐसा है तब तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आ गया अब इक्विवेलेंट ऑफ MnCl2 निकालना है, तो हमें बेसिकली क्या MnCl2 का मास निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें MnCl2 का मास निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, मास इसका मान ले सपोज m, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास अगर हम निकालेंगे MnCl2 का तो कितना, वो सब हमें एटॉमिक मास वगैरह दिए रखता है, तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन वो सब दिए रखता है, तो कितना मोलर मास आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल आ जाएगा, इंटू में एन फैक्टर हमने अभी अभी निकाला कि 5 ही था दोनों में, ठीक है। प्लस मैग्नीज का इनफैक्टर इसमें कितना +2 से गया +7, मतलब 5 का चेंज इंटू एटॉमिसिटी 1, यानी कि इनफैक्टर कितना आ गया इसका 5 आ गया पूरे का, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के इक्वेट करना है, ठीक है। तो KMnO4 के इक्विवेलेंट के अगर हमें इक्वेट करना है तो इसका हमें सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के इक्वेट थोड़ी करेंगे, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट के, इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 के इक्वेट करेंगे, ठीक है। हमें ये इसका डेटा गिवन है ना, इसका भी हम इक्वेट कर सकते हैं, कोई बात वो कर सकते हैं, इसके भी इक्वेट लिखा ठीक था, लेकिन डेटा तो इसका गिवन है ना, तो इन दोनों के बीच में इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इसका कितना डेटा दिया, इसका हमें मास दिया है कितना 225 मिलीग्राम दिया है, ठीक है। तो मिलीग्राम में ही रहने दो क्योंकि मिलीग्राम में ही पूछ रहा है, तो यहाँ मास हमारा मिलीग्राम में ही आ जाएगा, ठीक है। तो 225 मिलीग्राम अपॉन इसका मोलर मास यानी कि मोल्स इंटू एन फैक्टर हम करेंगे, ठीक है। मोल्स इंटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर देखो तो +3 से गया +4 में, एक का चेंज एटॉमिसिटी 2 मतलब एन फैक्टर 2, ठीक है। तो यहाँ से जब आप मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप जब मास निकालोगे तो आ जाएगा 126 मिलीग्राम आ जाएगा, किसका मास MnCl2, और यही हमसे पूछ रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 प्रेजेंट इन इनिशियल सॉल्यूशन इज इन मिलीग्राम पूछ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको मिलीग्राम में रहने दिया जिससे ये भी मिलीग्राम में आ जाए 126 मिलीग्राम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ ये क्वेश्चन एकदम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जैसा था, लेकिन अगर आपने रट्टा रखा होगा तो आंसर नहीं आएगा। क्या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है वो हाइपो आयोडीन देखो और इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के बराबर कर दो, तो वो सब करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है जे एडवांस में 2018 में। ठीक है, चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे तो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है और उसके मॉडिफिकेशन है वो खत्म होते हैं। इसके बाद एक और टाइप के टाइट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं, विच इज वेरी फेवरेट फॉर जेई एग्जामिनर, जिसका नाम है बैक टाइट्रेशन। ठीक है, और मोल कंसेप्ट से भी करे हुए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे छोटे तरीके से करके देखेंगे बैक टाइट्रेशन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो बैक टाइट्रेशन में पहली बात तो क्या, जैसे कि हमने पढ़ी आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो उसमें क्या होता था, रिएक्शन फिक्स होती थी। मतलब हमारे सब्सटेंसेस फिक्स होते थे कि हम, जैसे कि आयोडीमेट्रिक में हम रिड्यूसिंग एजेंट का ही निकालते थे खाली इस कंसंट्रेशन, आयोडोमेट्रिक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालते थे और उसमें आयोडीन और हाइपो इन्वॉल्व होता था। ठीक है, ऐसे ही आयोडीमेट्रिक में भी आयोडीन हमारा इन्वॉल्व होता था। ठीक है, लेकिन बैक टाइट्रेशन में क्या है, इसमें रिएक्शन फिक्स नहीं है। मतलब जो अपने सब्सटेंसेस है वो कुछ भी हो सकते हैं, पर प्रोसीजर फिक्स है, प्रोसीजर इसका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या फिक्स है पहले बात तो लिखो। ठीक है, तो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप का नहीं, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस which can be used for both redox एंड नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी ये बेझिझक होके यूज कर सकते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ आई। अब मल्टी स्टेप प्रोसेस है तो मिनिमम कितने स्टेप का होगा, 2 स्टेप का होगा भाई। मिनिमम मल्टी स्टेप है तो मतलब एक से तो ज्यादा ही होगा। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 ही स्टेप के पूछे गए हैं, लेकिन जब हम इसको एक बार पढ़ लेंगे तो 3 4 5 6 कितने भी स्टेप का पूछा जाएगा, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे जितने भी स्टेप का पूछा जाए, जितने कभी बना दे हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 2 स्टेप का कैसे है। हम समझेंगे 2 ही वाला, लेकिन इस तरीके से समझेंगे कि जितने भी स्टेप का हमसे फ्यूचर में पूछ लिया जाए हम उसको कर दें। ठीक है, तो पहले देखो किस तरीके से क्वेश्चन होता है, फॉर्मेट किस टाइप से है। तो इसी टाइप से लिख लो जाओ, तो स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या दे रखा होता है उसने, मान लो कोई हमारा सब्सटेंस, कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ए है। ठीक है, ए रिएक्ट करता है किससे, बी से, और कुछ मतलब ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, ए प्लस बी हमारे कुछ भी प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अब रिएक्शन पहले ही बता दी मैंने, रिडॉक्स हो सकती है, नॉन रिडॉक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ए प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या, हमें बी का डेटा गिवन होता है, ठीक है, ए का नहीं होता है। ठीक है, तो बी का डेटा गिवन होता है और हमारा क्या, बी एक्सेस में होता है। ठीक है, बी एक्सेस में होता है, इसका क्या मतलब, ए तो निपट जाएगा, ए तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि ए, दूसरे शब्दों में बोले तो ए क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ठीक है, तो किस तरीके से दिया होता है भी समझाता हूँ, लेकिन हमें क्या दिया होता है, ए प्लस बी एक रिएक्शन हुई, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, और बी एक्सेस में होता है। ठीक है, फिर क्या कहता है फर्दर, रिमेनिंग बी, इस तरीके से बोलता है कि रिमेनिंग बी, ऐसे नहीं बोलेगा वो कि आपका बी एक्सेस में है, ऐसे बोलेगा ए प्लस बी ने ये प्रोडक्ट बनाए, उसके बाद रिमेनिंग बी ने, रिमेनिंग बी रिएक्ट्स विद सी, या रिमेनिंग बी रिक्वायर्स दिस मच ऑफ सी, यानी कि रिमेनिंग बी की रिएक्शन हो रही है इतने सी के साथ, इतने सी के साथ, मतलब वो सी का डेटा देगा कि इतने मोल, इतने मोलैरिटी, इतनी वॉल्यूम सी के साथ रिएक्शन हो रही है, या इट इज रिमेनिंग बी इज कंप्लीटली टाइट्रेटेड विद सी, और उसका आपको अमाउंट वगैरह दे देगा। तो इस तरीके से आपको बोलेगा, और फिर वो फर्दर कुछ अन्य प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मतलब क्या करेगा कि अगर उसको रिएक्शन 2 ही स्टेप की रखनी होगी, तो अगर उसने मान लो बोल ही दिया कि बी आपका ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है, और फिर रिमेनिंग बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और सी का डेटा उसने दे दिया कि रिमेनिंग बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है और इतना सी है आपका। ठीक है, तो यानी कि अगर उसने रिमेनिंग बी बोल दिया कि सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब बी एक्सेस में है, ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है ना, बी एक्सेस में। और बी एक्सेस में मतलब ए क्या है पहली रिएक्शन का, एल आर है। तो जितनी भी
अगर आप स्टोइकियोमेट्री वाली जो बात है, तो जितनी भी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन किसके ए के रिस्पेक्ट में करोगे अगर आप इसको स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो हम इक्विवेलेंस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो जब हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हम दोनों रिएक्शन के लिए इंडिविजुअल क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन के लिए जब आप लगाओगे तो क्या आएगा, किसके लिए, इक्विवेलेंट ऑफ ए किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं हम, कि इक्विवेलेंट ऑफ बी इन सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी, ये कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं हमारी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ये कह सकते हैं तो ये तो वही दो स्टेप की बात, अगर वो 3 4 5 स्टेप करेगा तो क्या करेगा पता है, ये दो रिएक्शन हुई, उसके बाद क्या बोलेगा कि रिमेनिंग सी रिएक्ट्स विद दिस मच डी, या रिमेनिंग सी रिएक्ट्स विद दिस मच कुछ भी, ठीक है। तो हमारा फिर रिमेनिंग सी, या फिर क्या कर सकता है कि ये जो हमारा बी रिएक्ट करा इसके बाद फिर फर्दर बी बच गया, कि रिमेनिंग फर्दर रिमेनिंग बी रिएक्ट विद दिस एंड दिस टू फॉर्म दिस एंड दिस, ठीक है। या बी और सी दोनों बचा देगा कि रिमेनिंग बी रिएक्ट्स विद दिस एंड रिमेनिंग सी रिएक्ट्स विद दिस। तो इस तरीके से हमारे फर्दर और स्टेप बना देगा, तो उसमें और इंडिविजुअल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगता जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, बताओ। तो दो स्टेप का समझ लें तो क्या हम कितने भी स्टेप का कर सकते हैं, बताओ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा दोनों रिएक्शन में कॉमन सब्सटेंस क्या है, कॉमन सब्सटेंस है बी, ठीक है, कॉमन सब्सटेंस है बी। लेकिन क्या पहली रिएक्शन में जितने मोल ऑफ बी यूटिलाइज होंगे, क्या दूसरी रिएक्शन में भी उतने यूटिलाइज होंगे, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जितने, अगर हम कहें 2 स्टेप का प्रोसेस है और 2 स्टेप के बाद पूरा बी खत्म हो गया है, पूरे स्टेप के दोनों स्टेप के बाद पूरा बी खत्म हो गया है, जितना हमने इनिशियली लिया था पहले रिएक्शन में, और दोनों रिएक्शन के बाद पूरा बी खत्म हो गया, तो हम कह सकते हैं जितने हमारे टोटल मोल ऑफ बी थे, जितने टोटल मोल ऑफ बी थे, वो कुछ हिस्सा पहली रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, कुछ हिस्सा दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। अब कितना, ये तो हम ऐसे रिएक्शन देख के नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इतना बता देंगे कि जितना टोटल मोल ऑफ बी थे, अगर 2 स्टेप के बाद पूरे बी खत्म हो गया है, तो जितने टोटल मोल ऑफ बी थे, वो कुछ हिस्सा पहली रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कुछ हिस्सा दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर ये है, ये जो सिंपल सी बात है, तो हम इसी को क्या, इसको बोल सकते हैं ना, में से इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अ, 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 ऐसे बोल सकते हैं, देखो इसे, कि मोल्स ऑफ बी जो फर्स्ट रिएक्शन में कंज्यूम हुए प्लस मोल्स ऑफ बी जो सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम है, वो किसके बराबर है, वो हमारे मोल्स ऑफ बी जो हमारे टोटल थे उसके बराबर है। और अगर हमसे ए के बारे में पूछा होगा तो बी का डेटा गिवन होगा, अगर हमसे ए के बारे में पूछा हुआ है तो बी और सी का डेटा गिवन है, तो ये जो टोटल वाली चीज है ये अपने को क्या होगी, टोटल मोल ऑफ बी गिवन होंगे, बताओ। ये तो सिंपल है, बेसिकली ये क्या होगा अपने को, ये भी गिवन होगा, बताओ। अगर हमसे ए के बारे में पूछ रहा है तो बी की चीज गिवन होगी, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं। अब फिर से अपने दो केस बनेंगे जैसे पहले बने थे, फिर से अपने दो केस बनेंगे जैसे पहले बने थे, क्या, वही कॉमन सब्सटेंस से रिलेटेड, कि इफ n फैक्टर ऑफ b इन बोथ रिएक्शन इज सेम, अगर n फैक्टर ऑफ b दोनों रिएक्शन में सेम है तब क्या होगा, देखो, अगर n फैक्टर ऑफ b दोनों रिएक्शन में सेम है तो कोई नहीं, पहली बात तो मोल्स तो अलग अलग ही हैं, तो इक्विवेलेंट्स तो अलग अलग ही होंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट्स तो मोर लाइकली अलग अलग ही होंगे, ठीक है। और अगर n फैक्टर सेम है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे आप देखो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको, यानी कि अगर n फैक्टर ऑफ b सेम है, मतलब मैं उसको मान लूँ सपोज n फैक्टर ऑफ b, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाली पूरी रिएक्शन को n फैक्टर ऑफ b से मल्टीप्लाई कर दूं,
ध्यान से देखना, अगर मैं पूरी रिएक्शन को n फैक्टर ऑफ b से, देखो मैं अभी मिटा दूंगा ये, ठीक है, चाहो तो इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है, अगर मैं इसको n फैक्टर ऑफ b से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, इधर क्या बनेगा, पहले मैं ये वाली चीज लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स ऑफ बी इंटू एन फैक्टर ऑफ बी, क्या इक्विवेलेंट ऑफ बी, मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, और टोटल मोल्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन फैक्टर से, तो क्या आएगा हमारा टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बी, बताओ, क्या ये इसे और इसको मल्टीप्लाई करके टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, और मोल्स पता है, मोल टोटल मोल्स ऑफ बी गिवन थे, तो इक्विवेलेंट ऑफ बी भी टोटल भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि एन फैक्टर तो हमें निकालना आता ही है, रिएक्शन गिवन होगी हम एन फैक्टर निकाल लेंगे, एन फैक्टर तो अब सीख चुके हैं निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी अगर हम इसकी मोल्स ऑफ बी इन रिएक्शन वन की एन फैक्टर ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका पहली रिएक्शन में भी एन फैक्टर बी आपका यही है, दूसरी रिएक्शन में भी यही है, यही तो माना था हमने, अगर दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर बी सेम है, तो मोल्स ऑफ बी इन रिएक्शन वन इंटू एन फैक्टर ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट ऑफ बी इन रिएक्शन वन, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट ऑफ बी इन रिएक्शन वन आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ, और इसको, और सॉरी इसको मोल्स ऑफ बी इन सेकंड रिएक्शन को और एन फैक्टर ऑफ बी को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट ऑफ बी इन सेकंड रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ बी इन सेकंड रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ बी टोटल क्या आ गया हमारा, इक्विवेलेंट ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी इन सेकंड रिएक्शन, ये आ गया, और हमारे को क्या पता है कि इक्विवेलेंट ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन किसके बराबर है, इक्विवेलेंट ऑफ ए के बराबर है, और इक्विवेलेंट ऑफ बी इन सेकंड रिएक्शन किसके बराबर है, इक्विवेलेंट ऑफ सी के बराबर है, बताओ, है है कि नहीं, है है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्विवेलेंट ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, और इक्विवेलेंट ऑफ बी इन सेकंड रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ सी लिख सकता हूँ, बताओ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ, तो ये आया कहाँ से, ये बात समझ आई, और इसी से यानी कि अगर आपका कभी भी बैक टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन होगा और कॉमन सब्सटेंस का एन फैक्टर सेम होगा, और कॉमन सब्सटेंस का एन फैक्टर सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ये कॉमन सब्सटेंस है इसका इक्विवेलेंट, इसके टोटल इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आपके जो इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी होगा, यही तो हमने लिखा, इक्विवेलेंट ऑफ बी टोटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी, अगर एन फैक्टर लेकिन हमारा सेम है, कॉमन सब्सटेंस का यानी कि बी का, ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करें, अब हम देखते हैं अगला केस, अगर एन फैक्टर ऑफ बी दोनों रिएक्शन में क्या है, अलग अलग है, तो इफ एन फैक्टर इज डिफरेंट, यानी कि कॉमन सब्सटेंस का एन फैक्टर अब क्या है, डिफरेंट है, तो देखो पहली बात हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, तो अब हमें फिर से देखो, अगर हमें ए का डेटा निकालना है, हमें सी का पता है, सी का पता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो पहले हम रिएक्शन टू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग हम कौन सी करेंगे, और डिपेंडिंग और भी निर्भर करता है कि डेटा क्या दिया है, ठीक है, लेकिन अगर हमें डेटा इसी टाइप का दिया है तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट सॉल्व रिएक्शन टू, बेसिकली हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अलग अलग लगा देंगे दोनों रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट सॉल्व रिएक्शन टू सपोज, ठीक है, तो क्या करोगे, आपका इक्विवेलेंट ऑफ बी इन सेकेंड रिएक्शन को इक्वेट कर दोगे किससे, इक्विवेलेंट ऑफ सी से, ठीक है, और यहाँ से क्या निकाल लोगे, यहाँ से मोल्स ऑफ बी निकाल लोगे, मोल्स ऑफ बी, लेकिन कौन से मोल्स, बेसिकली हम क्या निकाल लेंगे, NB2 निकाल लेंगे, ठीक है, मोल्स ऑफ बी इन सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि मोल्स ऑफ बी सेकेंड रिएक्शन और फर्स्ट रिएक्शन में अलग अलग है ना, याद है ना, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ बी इन सेकेंड रिएक्शन, जितने मोल्स ऑफ बी सेकेंड रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो निकाल लिए, ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे, अगर एक बार हमारा ये आ गया, तो हम हमारा टोटल मोल्स ऑफ बी पता थे हमें, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ बी हमारे गिवन होंगे, तो हम क्या
मोल्स ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल मोल्स ऑफ बी से आप सिंपली सेकेंड रिएक्शन में जितने मोल्स ऑफ बी इन्वॉल्व है उसको माइनस कर लो। आपके क्या फर्स्ट रिएक्शन में जितने मोल्स ऑफ बी आपके जितने इन्वॉल्व होंगे वो आ जाएंगे। और एक बार वो आ गए तो आप क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, तो नाउ देन सॉल्व रिएक्शन वन के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो। आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ ए को, ठीक है, किसके इक्वेट कर दोगे? इक्विवेलेंट ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन। और इसमें जो मोल्स होंगे वो किसके लोगे आप? जो मोल्स ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन है वो आप यहां से ले लोगे। ठीक, तो हमने क्या करा? हमने बेसिकली पहले एक रिएक्शन के लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया, उससे मोल्स ऑफ बी निकाल लिए, उस रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व है। टोटल मोल्स हमें पता थे तो हमने पहली रिएक्शन के लिए निकाल लिए मोल्स ऑफ बी। ठीक है, पहली रिएक्शन के लिए मोल्स ऑफ बी अलग निकाल लिए तो हम पहली रिएक्शन के लिए अब क्या लगा देंगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे। उसमें जो इक्विवेलेंट ऑफ बी होंगे उसमें जो मोल्स ऑफ बी रखेंगे वो यहाँ से रख देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। इसका रिवर्स भी हो सकता था। पहले अगर डेटा इस हिसाब से क्यों नहीं था, पहले फर्स्ट रिएक्शन सॉल्व करते फिर दूसरी रिएक्शन सॉल्व करते। कंसेप्ट यही होता, एक से मोल्स निकालते दूसरे का निकालते फिर माइनस करके फिर पहले में डाल देते। ठीक है, बताओ। मैंने लिखवाया है इसे थोड़ा, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है अगर तुम ध्यान से सोचो तो। बताओ। ठीक है, क्वेश्चन करो, क्लैरिटी आएगी। देखो क्या कह रहा है। 50 ग्राम सैंपल, सैंपल देखो अब ये चीजें क्लिक करनी चाहिए। सैंपल मिक्सचर मतलब गोला। ठीक है, गोला बन गया। आपका क्या है, कितना सैंपल है? 50 ग्राम। ये नीचे लिख लो, ये सब चीज छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, एक क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बाकी कुछ बता नहीं रहा, अदर मान लो। ठीक है, आपका क्या कह रहा है, इतने ml डिजोल्व HCl में। तो आपकी क्या रिएक्शन लिख लो पहली आपकी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व हो गई किसमें? HCl में डिजोल्व करा दी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी आप बता सकते हो? इस रिएक्शन की आपको जरूरत है क्या? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी अब जरूरत हो गई क्या? CaCl2 वाटर बनेगा। ठीक है, बैलेंस तो कर ही नहीं रहे हैं, बैलेंस करने लग गए तो फिर तो हम मोल से ही कर देंगे। अगर बैलेंस्ड है आपकी रिएक्शन तो आप मोल लगाओ ना, इक्विवेलेंट मेथड की लगा रहे हैं, मोल आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका कह रहा है एक्सेस ऑफ HCl, बोल दिया एक्सेस इसमें HCl जो किसमें एक्सेस में है। मतलब रिमेनिंग HCl, जब भी आपको ऐसी चीज दिख जाए कि एक्सेस और रिमेनिंग वाली, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन किसका है? बैक टाइट्रेशन का है। ठीक है, ट्रिक है, ट्रिक कह लो कुछ भी कह लो। ठीक है, तरीका कंसेप्ट जो बोलना चाहो। ठीक है, उसके रिएक्शन करा है NaOH से, तो HCl NaOH फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका क्या बनेगा? NaCl बनेगा और पानी पानी पानी। ठीक है, अब क्या करें? कॉमन सब्सटेंस HCl है, HCl का इनफैक्टर निकाले हैं दोनों में। ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इनफैक्टर याद है। एसिड का इनफैक्टर किसके बराबर? बेसिसिटी के बराबर। HCl कितने H प्लस मैक्सिमम दे सकता है? एक ही दे सकता है, एक ही दे रहा है, तो इसमें इनफैक्टर कितना है पहली रिएक्शन में? एक। दूसरे रिएक्शन में फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl कितने H प्लस दे सकता है? एक दे सकता है और एक ही दे रहा है, मतलब बेसिसिटी क्या? एक। मतलब दोनों रिएक्शन में HCl का इनफैक्टर वन ही है, मतलब इनफैक्टर ऑफ HCl इज सेम इन बोथ। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? इनफैक्टर ऑफ HCl इज सेम इन बोथ। ठीक है, और अगर जो कॉमन सब्सटेंस है इसका इनफैक्टर सेम आ जाए, और इतना तो हमें पता ही है कि HCl यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, यहाँ पे Lr क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जो रिमेनिंग HCl है वो NaOH से रिएक्ट कर रहा है। तो बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो कॉमन सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट हमारे किसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा? जो अनकॉमन सब्सटेंस है रिएक्टेंट वाले, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट प्लस NaOH के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एन फैक्टर सेम है। यही तो हमने वो बात करी थी कि अगर हमारा
ये रिएक्शन थी और इसमें हमारा बी का इनफैक्टर सेम आ रहा था, तो इक्विवेलेंट ऑफ बी जो थे टोटल वो इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी के बराबर थे। यहाँ पे कॉमन सब्सटेंस क्या था, HCl था, तो HCl के जो इक्विवेलेंट है टोटल इक्विवेलेंट ही मानेंगे इसे, ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा तो टोटल ही है, तो इस इन दोनों के इक्विवेलेंट के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो कंसेप्ट तो यही था, अब कंसेप्ट आ गया तो आगे की चीज़ तो आ ही जाएगी, अब तो सॉल्व करना है बस, ठीक। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ तक था अपना मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है, मोलैरिटी दी है, सॉरी नॉर्मेलिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से क्या आ जाएंगे हमारे, इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो आप क्या करो, उसे वॉल्यूम को डिवाइड कर दो 1000 से, नहीं तो मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करो, ठीक है। हम इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने क्या कर लिया 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे क्या इक्विवेलेंट निकालने हैं, ठीक है। इसका क्या दिया हमें, मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मोलर मास निकाल लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये 50 ग्राम किसका दिया है, सैंपल का दिया है हमने, पूरे सैंपल का। लेकिन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या मान ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे x ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। x ग्राम मान लेते हैं, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, एक्स बाय मोलर मास इसका हो जाएगा 74 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये होगा इसके मोल्स इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर हमारा बेस के लिए क्या एसिडिटी के बराबर जो शो कर रहा है, 2 OH मैक्सिमम दे सकता है, तो 2 ही दे रहा है, ठीक है, 2 ही दे रहा है, तो क्या एन फैक्टर भी क्या हो गया, 2 ही हो गया, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर्स क्या आ गए, इसके इक्विवेलेंट आ गए। NaOH का इक्विवेलेंट हमें निकालना है, नॉर्मेलिटी हमें पता है, ठीक है, नॉर्मेलिटी पता है और वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज भी पता है, लेकिन सीसी मतलब ml में दिए, तो लीटर में कन्वर्ट करना है बस इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो 0.3 इंटू 20/1000, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x मतलब कि मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंट प्योरिटी पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल की, तो परसेंट प्योरिटी तो हम भाई निकाल ही सकते हैं ना। अब तो परसेंट प्योरिटी क्या होती है नाउ, परसेंट प्योरिटी यानी कि मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परसेंट प्योरिटी पूछा है, तो मतलब x अपॉन टोटल मास ऑफ सब्सटेंस जो कि कितना है 50 ग्राम है, ठीक है। तो इनटू क्या 100, ठीक है। तो x निकाल के हम यहाँ से x निकाल लेंगे कि वेरिएबल है, उसको इसमें डाल देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कुछ आ जाएगा हमारा 1.406% आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है कर लेना, बताओ कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बैक टाइट्रेशन क्वेश्चन रिमेनिंग, कभी एक्सेस रिमेनिंग वाली बात देखो, बैक टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन देखो, एन फैक्टर निकाल के अगर सेम आ जाए कॉमन सब्सटेंस का, तो इक्विवेलेंट ऑफ जो कॉमन सब्सटेंस है, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन सब्सटेंस को आपको बाकी दो के रिएक्टेंट जो उनके इक्विवेलेंट के सम के इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सिंगल स्टेप में, ठीक है। अब इस मेथड का फायदा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे मोल कंसेप्ट में भी, ठीक है। मोल कंसेप्ट में स्टोइकियोमेट्री से हमने ये क्वेश्चन करे थे, और उसमें ये प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ा था, उसमें ये प्रोसेस ये इस क्वेश्चन को उस मेथड से करना थोड़ा लंबा पड़ा था। अब इसी चीज़ को हम किससे करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से करते हैं। देखो कैसे करते हैं, हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया है, नाइट्रोजन उसमें है, ठीक है। जलडाल मेथड, अब जलडाल मेथड हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जलडाल मेथड हमें पढ़ने की जरूरत है कंसेप्ट के लिए ऑर्गेनिक में, ठीक है। फिजिकल में अपने को कोई जरूरत नहीं है, फिजिकल में हमारा कंसेप्ट से काम चलेगा, ठीक है। तो अभी मेथड भूल जाओ, कुछ भी मेथड है, ठीक है। इवॉल्व अमोनिया वॉज अब्सॉर्ब्ड इन 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, मतलब हमारा क्या था, कुछ अमोनिया थी और अमोनिया ने क्या करा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारी अमोनिया प्रोड्यूस हुई किसी मेथड से, जलडाल मेथड भाई नाम दे रहा है वो, ठीक है। और अमोनिया ने HCl के साथ रिएक्ट करा और अमोनिया एसिड और बेस क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड, और फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ एसिड, मतलब HCl बच गया, HCl बच गया यानी कि रिमेनिंग HCl, वही अपने को क्या स्मेल आ गई किसकी, बैक टाइट्रेशन की, रिमेनिंग HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ले
NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर से कोई तीर थोड़ी मारेगा, वो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए एन फैक्टर निकालने सिखाए थे। ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरत बहुत पड़ती है। अब क्या करो, आपको डेटा किसका गिवन है, आपको NaOH का डेटा गिवन है। ठीक है, NaOH का डेटा गिवन है और किसका डेटा गिवन है, आपको HCl का भी डेटा गिवन है। HCl का डेटा गिवन है, आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है। तो बेसिकली जितनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट थी वही तो सारी अमोनिया में चली गई, तो हम बेसिकली अमाउंट ऑफ अमोनिया निकाल लें, मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लें। मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लें तो हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बता देंगे। ठीक है, हम वही मानते हैं। आप अमोनिया को सपोज, क्योंकि मोल्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, हम इनके एन फैक्टर निकालेंगे। हम इनके एन फैक्टर निकालें, HCl का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में निकालें तो ऊपर वाली रिएक्शन में भी 1 एक H प्लस दे सकता है, एक दे रहा है, नीचे में भी एक H प्लस दे सकता है, एक दे रहा है, तो दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर ऑफ HCl क्या है, एन फैक्टर ऑफ HCl इज सेम इन बोथ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl, वो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, और अब इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकालना है तो इसके लिए हमें, आपको अमोनिया के बारे में क्या कोई डेटा नहीं दिया तो हम फैक्ट्री निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, सब कुछ ml में डेटा हमें दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ अमोनिया को क्या मान ले, या हमें लेट मतलब अमोनिया के वही मान लेते हैं मोल्स को, एक्स मोल्स मानो, चाहे आपको ml वगैरह में दिया तो मिली मोल मान लो, बेटर है। ठीक है, मोल मान लोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आपको ml में दिया है तो मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, सब डेटा कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl अब निकालेंगे, कितना होगा, देखो मिलीलीटर और मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से हमारा क्या आ जाएगा, मिली मोल आ जाएगा, मिली मोल इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर दोनों में HCl का क्या है, दोनों रिएक्शन में 1 ही है। ठीक है, तो हमारा क्या, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ml में, एन फैक्टर 1, यह आ गया हमारे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, टोटल टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3। ठीक है, मैंने क्या माने, x मिली मोल माने, तो मिली मोल इंटू एन फैक्टर करके मैं क्या निकालूंगा, मिली मोल ऑफ NH, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3। ठीक है, और इसका एन फैक्टर कितना है, 1 ही है, क्योंकि एन फैक्टर किसके बराबर होता है, बेस के लिए एसिडिटी के बराबर, और एसिडिटी ये एक H प्लस गेन कर रहा है, एक H प्लस गेन कर रहा है, मतलब एन फैक्टर कितना है इसका, 1 है। ठीक है, प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, देखो फिर से मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है ml में, NaOH एक OH दे सकता है, एक दे भी रहा है, तो 0.1 इंटू 15 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, तो x मेरा क्या आ जाएगा, वही मिली मोल ऑफ क्या आ जाएंगे, अमोनिया आ जाएंगे, जो क्या आ जाएगा 0.5 मिली मोल आ जाएंगे अमोनिया के, 0.5 मिली मोल आ गए अमोनिया के। तो अमोनिया के 0.5 मिली मोल आए तो नाइट्रोजन के कितने मिली मोल होंगे, ये तो मोल कंसेप्ट वाली बात है, मोल कंसेप्ट वाली बात है, तो देयरफॉर नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल हुए, नाइट्रोजन के भी इतने मिलीमोल हुए, क्योंकि एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 0.5 मिलीमोल होगा नाइट्रोजन के, हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। ठीक है, किस वे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें क्या दिया, मास दिया है, कितना दिया 29.5 मिलीग्राम, तो इसका मास निकाल लें। ठीक है, तो मिलीमोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 14 ग्राम पर मोल, और मिली मोल को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई करता हूँ मोलर मास से तो क्या आता है, मास आता है ग्राम में, अगर मैं मिली मोल को मल्टीप्लाई करूंगा मास से तो क्या आएगा, सॉरी मिली मोल को मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से, मोल मोल को मल्टीप्लाई करता हूँ मोलर मास से तो क्या आता है, मास आता है ग्राम में, मिली मोल को मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से तो भी मास आएगा, लेकिन किस में, मिलीग्राम में। नहीं आ रहा समझ में, तो इसे इंटू 10⁻³ मोल लिखो, 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, उसे मास में कन्वर्ट करो, फिर आंसर मास निकाल लो, बस कितना, वही तो कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा 7 मिलीग्राम मास आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन का। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि है 7 मिलीग्राम, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी मिलीग्राम में दिया है, इसीलिए मैंने मिलीग्राम में निकाला। ठीक है, आप चाहो तो ग्राम में निकाल के इस मिलीग्राम को 29.5 को लिख देते, किसमें, ग्राम में लिख देते, इंटू 10⁻³ करके। ठीक है, और इंटू 100 कर देते, कैसे भी करो आंसर वही आएगा। आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना
700/29.5 हो जाएगा, 700/29.5 हो जाएगा 23.7%। ठीक है, तो है कोई ऐसा ऑप्शन? पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये जल्डाल मेथड के क्वेश्चन वहाँ भी करे थे, वहाँ भी इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, यहाँ भी करे, यहाँ भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि है इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया हुआ है। और पता है ये क्वेश्चन ना बहुत 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 मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ हुआ है। बस क्या करता है ना, कभी एसिड HCl कर देगा, कभी HNO3 कर देगा, कभी H2SO4 कर देगा, कभी बेस NaOH कर देगा, कभी KOH कर देगा, ये चीज़ खेलता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है कहाँ से, AIEEE में आया हुआ था, साल कौन सा था? ठीक है, साल था आई गेस 2011 था। ठीक है, 2011 ही था। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीट वाला भी क्वेश्चन कर लो एक। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है लगातार, मेंस पे लगातार आया हुआ है, 18, 19, 20, 21 में भी था शायद, 19, 20 में तो पक्का था, 18, 21 में भी एक में था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ बहुत जगह जाता है, नीट में भी जल डाल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आते रहते हैं क्वेश्चन, बस एसिड वगैरह बेस वगैरह बदलता रहेगा, इसे कर दो। ये क्वेश्चन कब का है? जेईई मेन 2014 का है। बस एक हो गया, एक दो क्वेश्चन हो गए, बस सब सब सेम ही है। ठीक है, पुराने मेथड से भी कर सकते हो, नए मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, 19, 20, 21, 21 में भी आया हुआ है। क्या करोगे? देखो फिर से बोल रहा है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए, जल्डाल मेथड दिए, अमोनिया इवॉल्व हुई है, बस एसिड बदल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड कर दिया, तो क्या होगा आप? ठीक है, फिर से आप निकालोगे आपका जो रिमेनिंग एसिड है, एसिड आपका क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का आप इनफैक्टर निकालोगे, दोनों रिएक्शन में निकाल के देख लेना, सेम ही आएगा इनफैक्टर, अब इतना तो निकाल ही लोगे। अब क्या, नाइट्रोजन का मान लो आप, लेट अमोनिया के मिलीमोल मान लो कि x मिलीमोल हो गया। ठीक है, और फिर वही कि जो हमारा सिंस n factor of H2SO4 is same in both। ठीक है, दोनों रिएक्शन लिख लेना, अब मैंने ऊपर करा दिया इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करके लिखना। ठीक है, सेम विद बोथ, तो आपके क्या मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हो, तो मिली इक्विवेलेंट किस पे, आपके H2SO4 के, जो क्या है कॉमन सब्सटेंस है, और किसके, बाकी मिली इक्विवेलेंट के सम, जो कि किस किस का होगा, दोनों बेस का, एक अपना अमोनिया है और दूसरा अपना प्यारा सा NaOH है। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना होगा, निकाल लो भाई, क्या है, मोलैरिटी दी है 1/10, ठीक है, इंटू वॉल्यूम दिया है ml में, इसीलिए मिली इक्विवेलेंट करा है। ठीक है, 1/10 इंटू 60, और आप H2SO4 का इन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2H+ दे सकता हो, दोनों रिएक्शन में 2 ही दे रहा है, तो 1/10 इंटू 60 ml, इससे मिली मोल आ गए, इंटू इन फैक्टर, इससे मिली इक्विवेलेंट आ गए। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकालोगे तो क्या करोगे, x मिलीमोल्स माने हैं मैंने, इसके इन फैक्टर, एक H+ एक्सेप्ट करेगा अपनी रिएक्शन में, तो क्या हो गए, हमारा इसका इन फैक्टर भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, NaOH की बात करें, इसके मिली इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप, इसका क्या दिया, मोलैरिटी दिया है 1/10, ठीक है, वॉल्यूम दिया है ml में, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या देंगे, मिलीमोल्स आ जाएगा। एन फैक्टर देखोगे तो एक OH माइनस दे सकता है, एक ही दे रहा है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ml में इंटू एन फैक्टर 1। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा, x मतलब मिलीमोल ऑफ अमोनिया, जो कि आ जाएंगे 10। ठीक है, 10 मिलीमोल ऑफ अमोनिया आ जाएंगे। ठीक है, एक बार मेरे 10 मिलीमोल आ गए अमोनिया के, तो फिर क्या आ सकता है, फिर फर्दर, फिर मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो मैं क्या, देयरफॉर नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल हो गए, नाइट्रोजन के भी 10 मिलीमोल हो गए। ठीक है, 10 मिलीमोल या मोल में बदल रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, इतने 10⁻³ मोल। ठीक है, अब इसे मास में बदलना है, मास में बदलना है क्योंकि परसेंट निकालना है, परसेंट निकालना है तो
10⁻², तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करके इंटू मोलर मास कर दोगे, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम पर मोल, तो ये कितना, इसे मल्टीप्लाई करके मेरे क्या आ जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतने ग्राम आ गया, तो मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो यानी कि मास ऑफ नाइट्रोजन जो ये कितना है 14 × 10⁻², यानी कि 0.14 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया 1.4 ग्राम, तो 0.14 ग्राम पहले मिलीग्राम में था, दोनों मिलीग्राम में देखा मैंने, अब ये ग्राम में दिया हुआ था तो मैंने ग्राम में निकाल लिया, कैसी रिक्वायरमेंट है वैसे कर लो, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करोगे, और निकाल रहे थे सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 10% आ रहा है। ठीक है, 10% ऑप्शन है क्या, पहले ही ऑप्शन है। ठीक, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बताओ। ठीक ठीक, तो एक क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री से भी हो सकता था और इससे भी हो सकता था, तो इससे कर लिया।